जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट 2 में मैथ का जो 20 सवाल है उसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ से आप इस सेशन से सबको फायदा होने वाला है। जो लोग टेस्ट परचेज कर चुका है पेपर 3 का, आप लोग के लिए ये एकदम राम औषधि से कम नहीं है। बोलो क्यों? देखो भाई, तुम लोग टेस्ट लगाया, अब कौन सा मैथ के कौन सा सवाल नहीं बना, कौन सा सवाल में कहाँ फंसे और सवाल क्यों नहीं बना, कैसा कंसेप्ट आपके पास नहीं था, क्या आपके पास स्मार्ट अप्रोच नहीं था, क्या आपने सवालों को बिल्कुल बेसिक से बनाया जिसके चलते आप 20 सवाल में 30 मिनट दे दिए या 35 मिनट दे दिए या 40 मिनट दे दिए। तो ये सब आपको इसी सेशन में पता चलेगा। और जिन लोगों ने टेस्ट में इनरोल नहीं किया है तो भाई उनके लिए ये 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाता है, तो हर तरीके से बेनिफिशियल है। और हम लोग इस सेशन में क्या देखते हैं, हम लोग सेशन को किस तरीक़ा से पढ़ रहे हैं कि भाई सवाल आपके सामने आया, एग्जाम में आपका क्या अप्रोच होगा। हालांकि अभी तक हम आपको जितना भी मैथ पढ़ा है, हर एक क्वेश्चन को हम आपको क्या बोले हैं कि शक के नज़रिए से देखो कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो यही इसका मतलब ये है कि भाई डाटा इधर उधर रहेगा। अगर इसी कंसेप्ट से सवाल आ जाए तो हम कैसे हैंडल करेंगे, सवालों को ऑप्शन से कैसे तोड़ा जाता है, क्या इसका तरीका है। तो इन सब बातों को हम लोग इस सेशन में देख रहे हैं। तो अभी हम लोग टेस्ट 2 देखेंगे, फिर टेस्ट 3 का मैथ, फिर टेस्ट 4 का मैथ। उसी तरीके से हम लोग 20 सेट का 20 मैथ देखेंगे। एकदम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डील करने वाले हैं। हाँ, जो सवाल जोड़ घटाव वाला है, सिंप्लीफिकेशन वाला है, वो तो हम आपके भरोसे छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, क्योंकि भाई उसको तो आपको करना होगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, जोड़ घटाव है, वो आपके भरोसे और आप उसको कर भी लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम आपको मैथ में क्या क्या बता चुके हैं। देखिए, कोर्स के अलावा यूट्यूब पे जेएसएससी मैथ मॉडल पे के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जेएसएससी सीजीएल मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जेएसएससी सीजीएल मैथ प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जेएसएससी सीजीएल मैथ प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और सब में ना भर भर के प्रैक्टिस सेट है, भर भर के कंसेप्ट है। अब देखो तो सही। और इनका लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल पे को ज्वाइन करने के बाद आप टेलीग्राम पे एक बार मैसेज छोड़ दो, वहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दी जाएगा। हालांकि अभिषेक सर इन सब पे एक स्पेशल वीडियो बना के लिंक टेलीग्राम में पिन कर दिए हैं, और एक ये समय समय पर आपको लिंक शेयर किया जाता है वहाँ पे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप का भी आपका चैनल बना हुआ है तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और हर एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका अवेलेबल है। आइए थोड़ा कोर्स के बारे में आपको समझा देते हैं। अपना प्यारा सा ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, आपको मालूम है। इस पर ना जो अभी सबसे पहले फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पेपर 3 का 150 सवाल बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ सिर्फ 200 रुपया में 20 सेट प्लस 5 जीके जीएस का सेट भी आपको देंगे। अभी 12वां टेस्ट अपलोड हो रहा है, धीरे धीरे आपका जो है सारा का सारा टेस्ट अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारा एग्ज़ाम का डेट है ना, तो उस डेट में एग्ज़ाम होने से रहा, क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं है, ठीक है। मैथ कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस एकदम लेवल वाला मैथ से भाई 299 का है। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल कंटेंट है, सारा कंटेंट बाइलिंगुअल है। जनरल साइंस अभिषेक सर पीडीएफ के साथ दे रहे हैं आपको बाइलिंगुअल कंटेंट। कंप्लीट साइंस 499 का, ठीक है। रीजनिंग 199 का है, टारगेटेड है। पूरा कंप्लीट एकदम रीजनिंग नहीं है, टारगेट वाला रीजनिंग है, जिस चैप्टर से सवाल आता है और आएगा, ठीक है। और इन सब का कॉम्बो 699 में। तो आप जिसके साथ जाना चाहें जाएं। इसके अलावा और भी कोर्स है, कंप्यूटर वाला भी है जो हम लोग 1 रुपया में दे रहे हैं। उसमें कंप्यूटर वाला कोर्स में जो हम लोग 1 रुपया में दे रहे हैं, मतलब वो फ्री है, लेकिन ऐप पे क्या है कि ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि कुछ भी फ्री का नहीं रखा सकता। तो भाई उसका मिनिमम प्राइस 1 रुपया हम लोग रखे हैं, और उसमें करीबन 800 से 1000 कैंडिडेट इनरोल कर चुके हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसको देखना आप मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए मेरा बात को समझिए, 20 क्वेश्चन अगर मैथ का है ना भाई, तो ऐसा नहीं कि वो बेकार है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि
जीके जीएस पे ध्यान दो, झारखंड पे ध्यान दो, बात सही है, लेकिन जो नंबर चुराने वाला होगा ना, वो मैथ से चुरा लेगा, रीजनिंग से चुरा लेगा, कंप्यूटर से चुरा लेगा, थोड़ा जनरल साइंस से, और झारखंड से कंप्लीट नंबर चुरा लेगा वो। जीके जीएस है, ये बात आपको भी मालूम है, ठीक है। अगर 40 सवाल जीके जीएस का आएगा तो आप 40 में 40 नहीं मार देंगे, कोई नहीं मारेगा। 28, 30, 32, 35 मैक्सिमम, लेकिन मैथ में 20 में 20, रीजनिंग में 20 में 20, कंप्यूटर अगर थोड़ा आपका अच्छा है तो 20 में 20। बात को समझ रहे हो ना? तो समझदारी से काम करो और बढ़िया से पढ़ो, और इस सेशन को शेयर मार देना, और जो भी लोग चैनल पे नए हो ना भाई मेरे, सब्सक्राइब कर लेना। और जितना भी लोग टेस्ट में इनरोल है, हम आपको क्या बोले, जितना भी लोग टेस्ट में इनरोल है, आप लोगों को एक एक जन को टेस्ट दिलाना है, ठीक है। एक कैंडिडेट को टेस्ट दिलाना है। एक कैंडिडेट जो इनरोल है वो सिर्फ एक कैंडिडेट को टेस्ट दिलाएगा। ये हमारे सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, हमारे संसाधन के लिए आवश्यक है, जिससे आपको आप ही को फायदा होगा। बात समझिए, ठीक है। तो आप ये सब देख लेना, बाकी बात आपको प्लेलिस्ट वाला बात तो अभिषेक सर डिटेल में वीडियो बना के बता दिए हैं, और लिंक टेलीग्राम पे डाला जाता है हमेशा, ठीक है। एक दिन पे डाला जाता है। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मैसेज कर देना, आपको लिंक पर्सनली भेजा जाएगा, टेलीग्राम पे आपके लिए भेजा जाएगा, ठीक है। और कोई भी शिकवा शिकायत प्यार मोहब्बत हो, कमेंट बॉक्स खुला है, भर दीजिए। टेलीग्राम पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी फेसबुक और इंस्टा पे बहुत जल्दी आ रहे हैं हम लोग, आप वहाँ भी लिख सकते हैं। तो 20 सवाल देखेंगे, अप्रोच देखेंगे, स्मार्ट तरीका देखेंगे कि सवाल को तोड़ना कैसे है, किस तरीका से सवाल को तोड़ेंगे ताकि कम से कम समय में आप जो है 20 सवाल में एटलीस्ट 20 सवाल के लिए आप ना जो आप खुद से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमको समझाना है, लिखना है, तो समय तो लगेगा, लेकिन आप जब खुद से 20 सवाल बनाएंगे ना तो मैक्सिमम 20 मिनट काफ़ी होगा, मैक्सिमम। मिनिमम तो 15 मिनट आप दीजिएगा 20 सवाल में, मैक्सिमम 20 मिनट देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक सवाल। पहला सवाल, आपके पास सवाल बाइलिंगुअल है, हम यहाँ पे हिंदी में लिखे, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन का PDF भी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कहता है कि किस दर पर 54,000 सॉरी, ये 54,000 है, ठीक है, 54,000। किस दर पर 54,000 रुपये 9 महीने में 5582 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देगा जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सवाल है ना वो कैलकुलेटिव होता है, बहुत तरीका आपका जो है बाजार में घूमते रहता है, लेकिन उस तरीका पे हम नहीं जाएंगे। क्या इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, आप सोचिए और उसी तरीका से सवाल को करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा। मेरा बात मानिए, आपका मैथ जो है इम्प्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 54,000 रुपया, और 9 महीना में आपको 5582 रुपया का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कैसे, त्रैमासिक मतलब हर 3 महीना पे, हर 3 महीना पे आप ब्याज ले रहे हैं, तो एक साल में 4 बार ब्याज लेंगे, मतलब टाइम आपका 4 साइकिल में घूमेगा। और आपको एक चीज़ क्या मालूम है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का होल पावर n होता है। उसी बेसिक मेथड से ये सवाल उड़ेगा आपका। कैसे, देखिए प्रिंसिपल आपका 54,000 है, अमाउंट कितना होगा भाई, अमाउंट में प्रिंसिपल में आप कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दूँ ना तो 54,000 और 5582, तो 54,000 और 5,000 59,582 रुपये। अब देखो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालो, तो भैया ये चीज़ देखिए, अब हर कुछ हम यहाँ पे लिख के नहीं बताएंगे क्योंकि हम यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच का बात कर रहे हैं, तो हम सीधा इसको ऐसे लिखेंगे 59,582 बट्टा 27,000 बट्टा 54,000 बट्टा 54,000। देखना 54,000 एकदम एक स्टेप में आंसर ला देंगे, ठीक है। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, 1 + r/100 का पावर n। अब देखो n का वैल्यू क्या होगा भाई, 9 महीना का ब्याज है ये, मतलब 3 साइकिल लिया, 3 बार ब्याज लिया, तो पावर 3। यही से ना आंसर उड़ जाएगा जी। अब जरा इसको देखो, 54,000 को क्या लिख देंगे सर, तो 27,000, ठीक। और 59,000 2 से भागा दे दो, तो ये 2 दूने 4
और 2 निमा 18, 2 सत्ते 14, 2 निमा 18 और 2 एकम 2, 29,791। 29 सही है ना? हाँ, 29,791। अब देखो 29,791 बटा 27,000, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना क्यूब याद रखना बहुत ज़रूरी है। 29,791 देख के आपको कुछ याद आता है? आपको नहीं याद आएगा, क्योंकि आप क्यूब याद ही नहीं किए हैं। हाँ, 27,000 देख के आपको याद आ जाएगा कि सर 27,030 का क्यूब है। अगर 27,030 का क्यूब है ना भाई, तो 29,791 31 का क्यूब है। तो क्या हम इसको 31 बटा 30 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं? इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब, से क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा? देखो तरीका बता रहे हैं, समझो बात को। क्या बचेगा? 31 बटा 30 बराबर 1 प्लस r/100। अब 1 इधर आके घटेगा, 1 जो है इधर आके घट जाएगा। 31 बटा 30 माइनस 1, तो क्या बचेगा? 1 बटा 30। देखो भाई तरीका समझो, हम आपको बेसिक से ही बता दे रहे हैं। इधर बच जाएगा r/100, यही बचेगा ना। 0 से 0 कट जाएगा। r का वैल्यू क्या आएगा? 10 बटा 3। r का वैल्यू क्या आएगा? 10 बटा 3%। और आप कर देंगे आंसर, क्योंकि ऑप्शन में भी है, और ये आंसर आपका क्या गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बात को समझो। ये जो रेट आया ना भाई, ये 3 महीने का है, 1 साइकिल का है। हम साल में 4 बार ब्याज ले रहे हैं, साल में 4 बार ब्याज ले रहे हैं, गुना 4 लगाएंगे, मतलब 10 चौके 40 बटा 3%। और 40 बटा 3%, 40 बटा 3 को क्या लिखेंगे? 13 सही, 1 बटा 3%। ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक मेथड है, कहाँ मुश्किल है? मुश्किल है ही नहीं है। बिना मतलब में इसका ट्री मेथड, रेशियो मेथड, फलाना मेथड, डकाना मेथड परीक्षा में भूल जाओगे, ये बात मेरा लिख लो। जितना बेसिक मजबूत रहेगा उतना आगे जाओगे तुम, ठीक है। इस सवाल को देखिए, प्रॉफिट लॉस में चोरी वाला सवाल है, ठीक है। जब कोई दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम बेईमानी करता है। आपको हम कंसेप्ट बता देते हैं, उम्मीद मेरा यही है कि आप लोग आंसर कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है। समझाते हैं। एक डिस्काउंट दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की धोखाधड़ी करता है, ठीक है, और सामान बेचते समय 40% की धोखाधड़ी करता है। वह अपना सामान 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। गजब, बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो, दुकानदार जो आपके साथ धोखाधड़ी करता है ना, वो उसका कंप्लीट फायदा है। अब ये दुकानदार करता क्या है, जब वो सामान खरीदने जाता है होलसेलर के पास, तो वो ना 20% चोरी करता है। कैसे? जैसे कि मान लो कि 1000 वस्तु का दाम जो है रुपया 1000 रुपया है, ठीक है, एकदम होलसेल प्राइस। तो ये करता क्या है, रुपया देता है 1000, लेकिन सामान उठा लेता है 1200 का, या 1200 वस्तु उठा लेता है। 20% 1000 का 20% 200। तो यहाँ पे जो वो 200 यूनिट का फायदा कमाया ना, ये जो 200, आप चाहे सामान ले लो चाहे पैसा ले लो, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 200 का फायदा हुआ। अब वो 1000 रुपया में 1200 का सामान ले आया, पहला। अब जब वो बेचता है ना, तो वो 40% का धोखाधड़ी करता है। मतलब जब आप उससे सामान खरीदने जाते हैं तो वो आपको 1 किलो नहीं देता है, 40% चोरी कर लेता है, मतलब 60% सामान देता है। तो 400 ग्राम यहाँ भी बचा लेता है, या 400 यूनिट यहाँ भी बचा लेता है। देखो, या 400 यूनिट यहाँ भी बचा लेता है। वो आपको बोलेगा हम आपको 1 किलो सामान दिए, हम आपको 1 किलो सामान दिए, और वो कहता है कि ना हम आपको 10% घाटा पे दिए, 10% घाटा पे दिए। मतलब 1000 वस्तु का दाम 1000 रुपये होना चाहिए। तो वो बोलता है कि हम तो लाए हैं 1000 रुपये में, लेकिन हम आपको 10% घाटा में, मतलब 900 में दे देंगे। वाह, 10% घाटा में दे रहा है, ठीक है। और वो 10% घाटा में आपको कितना सामान दे रहा है मालूम? 40% मार ले रहा है, 60%। मतलब आपको जो है 600 यूनिट दे रहा है, 600 यूनिट दे रहा है, 600 वस्तु दे रहा है, और आपसे पैसा कितना ले रहा है? 900 रुपया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी 400 का घपला हो रहा है। तो उसका ना
ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या है ये आप बताइए। प्रॉफिट लॉस में बहुत सवाल आपको बताया है बेईमान दुकानदार वाला, तो इसका आंसर जरा कमेंट करके बताइए, एकदम मेरा दिल खुश हो जाएगा। और सही कमेंट करिएगा। और हम आपको क्या बोले कि दुकानदार जो आपसे धोखाधड़ी करता है उसका वो प्रॉफिट है। जैसे कि 20% यहाँ से चोरी किया प्रॉफिट है, 40% यहाँ से चोरी किया प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं कि 20 और 40 जोड़ के आप 60% इसका आंसर मार दीजिएगा। 60% आंसर इसका नहीं होगा, 60% नहीं होगा, 70% भी नहीं होगा। इसका सही आंसर आपसे एक सवाल पूछे हैं, इसका आप सही आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। ये दो सवाल है, देखिए एक सवाल आपका ट्रिगो से है और एक सवाल आपका प्रिज्म और पिरामिड से, ठीक है। दोनों ही बेहतरीन और आसान सवाल है। सबसे पहला वीडियो को पॉज मार के खुद से लगाइए, आपका अप्रोच क्या है, उसके बाद आपको हम बताएंगे, आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका पहला सवाल है, कहता है कि यदि cos x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 दिया है तो sin रेज टू पावर 12x प्लस 3 sin रेज टू पावर 10x प्लस 3 sin रेज टू पावर 8x प्लस sin रेज टू पावर 6x माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। आप अगर आपको फॉर्मूला याद है, बेसिकली ये सवाल अलजेब्रा में बनाया जाता है, लेकिन आइडेंटिटी देके इस सवाल को ट्रिगो में भी अब डाल दिया जाता है। आप जरा ध्यान से देखिए, cos x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 दिया है, ठीक। अगर हम यहाँ से cos x का वैल्यू निकालना चाहें, और ये सारा का सारा एक्सप्रेशन आपका साइन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर हम यहाँ से cos x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं। cos x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा, sin स्क्वायर x। इसका मतलब cos x बराबर sin स्क्वायर x हम लिख सकते हैं, या हाँ या ना, तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब हम आपको क्या बताएं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x बराबर sin स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन दिया है वो साइन में है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, कि cos x बराबर sin स्क्वायर x है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर लगा दें तो क्या ये इसको हम cos स्क्वायर x बराबर sin रेज टू पावर 4x नहीं लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब sin रेज टू पावर 4x बराबर cos स्क्वायर x है, इस एक्सप्रेशन को cos में चेंज करना होगा, आप देख रहे हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, आपको हम फॉर्मूला बताते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये कुछ और नहीं, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है। अब यहाँ पे a b अलग अलग तो है नहीं, a के जगह भी साइन है और b के जगह भी साइन है, तो भैया दोनों का पावर जुड़ के यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। मतलब आपको a और b को देखना है। यहाँ पे देखिए साइन रेज टू पावर 12 कैसे लिखा गया होगा, साइन का पावर 4 और उसका होल क्यूब। साइन रेज टू पावर 6x कैसे लिखा गया होगा, साइन स्क्वायर का होल क्यूब। मतलब हम इसको लिख सकते हैं, मतलब हम इसको अगर कोस में चेंज कर ले तो हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर x प्लस कोस x का होल क्यूब और माइनस में 2, वो 2 बाहर है। अब जरा ध्यान से देखो, समझदार इतना ही काम करेगा भाई। अब जरा ध्यान से देखो, इसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 का क्यूब 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1, इसका सीधा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीक़ा से आपको सवाल को तोड़ना होगा। अब आप देखो इस सवाल पे आओ, इस सवाल पे आओ। देखो कभी भी ना एग्जाम में प्रिज्म और पिरामिड से सवाल देना भाई, तो आप ना फिगर मत बनाने लगना, फिगर को दिमाग में अज्यूम करो, दिमाग में सोचो। ये फिक्स है, नहीं हो तो गूगल में 10-20 फिगर देख लो, उसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। कहता है कि एक समकोण आधार का प्रिज्म है जिसकी 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 10-10
10 और 6 सेंटीमीटर है, मतलब 10-10 वाला समांतर और 6-6 वाला समांतर, ठीक है। और उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या है। देखो जी, प्रिज्म का आधार कैसा है, प्रिज्म का आधार कैसा है, तो मिस्टेक कुछ छूट गया, सॉरी, 1 मिनट। समकोण आधार का प्रिज्म है, समकोण आधार का एक समलंब है, सॉरी, यहाँ पे समकोण आधार का एक समलंब प्रिज्म है, समलंब ट्रेपीजियम शेप का है, उसका आधार कैसा है, ट्रेपीजियम है, समलंब है, ठीक है, ट्रेपीजियम है, ये छूट गया, ठीक है। और देखो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का क्षेत्रफल गुना हाइट, बेस का क्षेत्रफल गुना हाइट। अब इसका बेस कैसा है, ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1 मिनट, तो भाई ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसका पैरेलल, बहुत फोन आता है यार, तो इसका पैरेलल साइड क्या है, 6 और 10। देखो एग्जाम में कितना सा काम करना है वही देखते हो, 6 और 10 गुना 16 इंटू हाइट, हाइट क्या है, 6 है कि 8 है, हाइट 6 है कि 8 है, भाई मेरे हाइट सॉरी हाइट 6 हाइट आपका कितना 5 है कि 8 है, तो जी हाइट आपका 8 है, गुना उनके बीच का दूरी 5, यही ना हो गया प्रिज्म का आयतन। ऐसा नहीं कि फिगर बनाने लगना तो टाइम चला जाएगा, मेरा बात को ध्यान से समझो। अब 2 से काट दो 8 बार में, 8 पचे 40, 8 पचे 40 गुना 16, 16 चौके 64, 640। कहीं हम डाटा लेने में मिस्टेक कर दिए, सॉरी 1 मिनट, कहीं हम डाटा लेने में मिस्टेक कर दिए, अच्छा सॉरी, यहाँ 4, अच्छा यहाँ पे 4 होगा ना, तो 4 पचे 20 और 16 दूना 32, 320 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा प्रिज्म का वॉल्यूम। बस इतना सा ही काम आपको एग्जाम में करना है भैया जी, समझ लीजिए बात को। ऐसा नहीं कि एकदम फिगर बना के लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कर दीजिए। इस सवाल में हम आपको क्या सिखाएं, हम आपको इस सेशन में बेसिकली देखना सिखा रहे हैं कि कैसे अप्रोच को हम लोग पकड़ेंगे। जैसे ही ये चीज़ हमको दिखा ना 3 ये समझ गए कि ये a+b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है, क्योंकि हर जगह प्लस प्लस है, भैया ये a+b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा है। बस a और b को धर लिए, कहाँ से धरे, यहाँ sin⁻12x और यहाँ पे sin⁻6x। कैसे देख लो, क्या हम इसको लिख सकते हैं sin⁻12x को sin⁻4x का होल क्यूब, एक क्यूब, और ये sin⁻6x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin² का होल क्यूब, एक क्यूब और बी क्यूब, बीच में क्या है 3a² प्लस 3ab²। खत्म कहानी हो गया। बात को समझे ना, एकदम इसी तरीक़े से आपको सवाल को, 2 सवाल आपके सामने, वीडियो को पॉज मारिए, सवाल को लगाइए। पहले देखो भाई, जो हम आपको बोलते हैं ना कि वीडियो को पॉज मार के सवाल को लगाओ, इससे आप ही को सिर्फ और सिर्फ आप ही को फायदा है, सिर्फ और सिर्फ आप ही को फायदा है, ठीक है। देखिए कहता है कि एक अर्धगोला और एक शंकु का आधार समान है। अब जैसे ही बेस बराबर बोला ना, तो यहाँ पे समझ जाना है कि रेडियस भी बराबर है, बेस बराबर रेडियस बराबर। यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो, मतलब जितना हाइट है उतना ही रेडियस है। कैसे, देखो शंकु अगर उसका ऊंचाई बराबर है तो जो अर्धगोला होता है ना, उसका हाइट उतना ही होता है जितना उसका रेडियस है। तो ये चीज़ शंकु के साथ भी लागू हो गया कि शंकु का भी हाइट उतना ही होगा जितना उसका रेडियस है। ये सब समझने वाला बात है, बहुत बेसिक सवाल है। हो तो उनके वक्र सतहों का लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। देखो जी, तो दोनों के लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, और यहाँ पे हाइट बेस रेडियस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। जब शंकु और अर्धगोला का रेडियस बराबर हो और उनका हाइट भी बराबर हो, इसका मतलब h बराबर r है, रेडियस और हाइट आपस में दोनों बराबर है। ये चीज़ जैसे ही समझ गए,
एक स्टेप में आंसर। कैसे देखो, तो सबसे पहले अर्धगोला का लेटरल सरफेस एरिया, अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया, गोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आधा है तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोला का, बट्टा रेशियो पूछा है बट्टा लगा दिया। शंकु का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है ना, तो पाई आर एल। अब देखो पाई और आर समझ में आया, एल समझ में नहीं आया, तो एल होता है स्लांट हाइट। शंकु में जो ऐसा वाला पार्ट होता है ना, देखो ऐसे है ना शंकु मेरे दोस्त, ऐसे मेरा ये मेरा शंकु है, ऐसे ही मेरा शंकु है, तो ये वाला स्लांट हाइट कितना होगा। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, ये भी आर है ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आर है ये आर है, तो ये स्लांट हाइट कितना हो जाएगा, तो भैया r√2 हो जाएगा, r√2 हो जाएगा। अब देखो कहानी खत्म हो गया। देखो इसे बेसिक बात है जो आपको एकदम आना ही चाहिए। अब नहीं आएगा और बोलोगे कि सर हमको मैथ समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करें बताओ, समझना आप ही को होगा ना भाई, ठीक है। अब देखो तो पाई आर एल, पाई आर और एल की जगह पर क्या लिखेंगे r/√2। अब देखो भाई पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 2/√2, 2/√2 मतलब 2:√2 कहीं है, कहीं नहीं है, मतलब इसको रेशनलाइज करना होगा ऊपर नीचे √2 से, तो ऊपर और नीचे जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2:1, √2:1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे, इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं, और इससे कम में भी काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। इस वाले सवाल पे आ जाइए। कहता है कि एक खंभा हवा के तूफान से टूट जाता है और इसका शीर्ष 45 डिग्री के कोण पर और खंभे के आधार से 25 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरता है। टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई कितनी थी। तो ये लो जी, ये आपका खंभा था इतना ऊंचा, ठीक, ये आपका खंभा था इतना ऊंचा। अब ये ना हवा से टूट गया और यहाँ से टूट के ये ऐसे गिरा और कितना डिग्री का एंगल बनाया 45 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पे कितना 90। अब 45 डिग्री का एंगल जैसे ही बना, मतलब यहाँ भी 45 डिग्री, इसका मतलब ये साइड और ये साइड दोनों क्या है बराबर हो गया, ये साइड और ये साइड दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। एक ट्रायंगल कैसा बना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना, दो भुजा बराबर, समकोण बनाने वाला दोनों भुजा बराबर। और क्या बोला है कि खंभे के आधार से 25 मीटर की दूरी पर गिरा, ये खंभा का आधार है और 25 मीटर दूरी पे, मतलब इसका लेंथ कितना 25 मीटर, तो इसका भी लेंथ कितना 25 मीटर। अब ये 25 है ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 25√2 मीटर, 25√2 मीटर। अब भाई यही वाला भाग ना टूट के ऐसे गिरा है, तो हमको पूरा हाइट चाहिए, मतलब 25 मीटर और 25 + √2, इसको जोड़ देंगे 25 + 25√2, 25 कॉमन लेंगे, 1 + √2, 25 × 1 + √2 मीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, किधर है बी नंबर ऑप्शन है। इतना ही काम करना था, इतना तो करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, ये बेसिक वर्क है, हर कोई करेगा और आपको भी करना होगा। डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं, एकदम सही एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ आप कितना जल्दी काम को कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से एक सवाल है और आपका स्क्वायर रूट से इसको समझ लीजिए एक सवाल है, ठीक है। कहता है कि यदि 8 अंकों की संख्या, करना आपको वही है, पहले खुद से लगाना है फिर वीडियो को देखना है, और आप एग्जाम में जब आप टेस्ट लगा रहे थे तो क्या ये सवाल आपसे बना, नहीं बना तो क्यों नहीं बना, अभी जवाब आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। 8 अंकों की संख्या 789x531y 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3y का मान क्या होगा। इसको तो बाद में देख लेंगे, पहले x और y का वैल्यू देख लेते हैं। उससे भी पहले अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 72 का 2 को प्राइम फैक्टर
में तोड़ लो तो 8 निम्मा 72, 8 और 9, मतलब ये संख्या एक साथ 8 से और 9 दोनों से भी डिविजिबल है, 8 से भी और 9 से भी। अब देखो कोई संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो आपको मालूम है कि उसका आखिरी का 3 अंक भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर है मेरे भाई 789x531y, तो आखिरी का 3 अंक क्या है 31y। तो ये 31y जो संख्या बन रहा है ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 31y है, 8 से भागा देंगे तो 8 तिया 24, कितना बचा 7। अब 7 है और y है तो y के जगह पे क्या रख दें जो 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे सर y के जगह पे 2 रख दीजिए, क्योंकि 7 पर 2 72 होता है और 8 निम्मा 72, मतलब y का वैल्यू क्या मिला, तो y का वैल्यू 2 मिला। अब जब y का वैल्यू 2 मिल गया तो भैया ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है, और अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इसको देख लो, यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो 9 से गया, ठीक है, 8 और 1 9 से गया, ठीक है, और 5 3 8 8, अच्छा इधर 2 भी है ना, फिर 7 और 2 9 से गया। अब देखो 5 और 3 8 प्लस x के जगह पे क्या रख दे कि 9 से डिविजिबल होगा, एक डिजिट का नंबर, तो सर 1 होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब x और y का वैल्यू यहाँ पे रख दो। x 5 माइनस 3 दूना 6, तो 5 माइनस 6 माइनस का 1 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, माइनस का 1 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये सवाल देखिए कहता है कि √10 प्लस √4 और √11 प्लस √3 और √7 प्लस √7 में सबसे छोटी या सबसे बड़ी, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, दोनों बात समझिए, ठीक है। देखिए आप रूट के अंदर अंदर जोड़ो तो 10 और 4 14, 11 और 3 14, 7 और 7 14, सबका सम बराबर है, ठीक। अब सम का सम बराबर है, जरा सबका डिफरेंस देख लो, तो 10 और 4 में 6 का डिफरेंस है, 11 और 3 में 8 का डिफरेंस है, और 7 और 7 में 0 का डिफरेंस है। अब देखो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका जहाँ पे अंतर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पे अंतर कितना का है 8 का, तो इन तीनों में सबसे छोटा जो संख्या है √11 प्लस √3, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। और जहाँ पे डिफरेंस जितना कम होगा वो ग्रेटेस्ट, डिफरेंस जितना कम होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो दोनों बात समझ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल भी आपके सामने आ सकता है, इसीलिए हम टेस्ट में डाल रहे हैं सवाल, ठीक है। 2 सवाल है आपके सामने, वीडियो को पॉज करके खुद से लगाइए। अगर आप टेस्ट में लगाए हैं तो देखिए कि कैसे आप लगाएं और हम आपको क्या अप्रोच बताते हैं, ठीक है। देखो अप्रोच जानना बहुत ज़रूरी है भाई, मजाक में हर एक चीज़ को मत लेना, ठीक है। वेब सीरीज़ नहीं है कि जैसे तैसे पार हो गया, क्या समझा। तो 4300 को 45 व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है, 4300 रुपया है और 45 व्यक्ति के बीच बांटा जाता है कि पुरुष महिला और बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात, समझना बात को, पुरुष महिला और बच्चों सब, जितना पुरुष था जितना महिला थी और जितने बच्चे थे, इनका प्राप्त धन का अनुपात 12:15:16 है, ठीक। जबकि प्रत्येक को प्राप्त धन का अनुपात, प्रत्येक को मतलब एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, इनका जो रेशियो है वो 6:5:4 है। पुरुषों महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्ञात करिए। देखो टोटल पैसा कितना है 4300 रुपया, ठीक है। और पुरुष महिला और बच्चा को के बीच टोटल पैसा का बंटवारा हुआ है, तो इनका रेशियो क्या है 12:15:16, मतलब सब पुरुष को मिला के 12 मिला, सब महिला को 15 मिला और सब बच्चा को 16 मिला। तो भाई 16, 15 और 12 कितना 15, 16, 15, 16, 31 और 12 43, मतलब इसी 43 का वैल्यू 4300 है। अगर 43 का वैल्यू 4300 है तो 1 का वैल्यू कितना 100 है। अगर 1 का वैल्यू 100 है तो 12
रुपया मिला है पुरुष को, तो 12 का वैल्यू कितना 1200, मतलब पुरुष को टोटल कितना पैसा मिला 1200। 15 का वैल्यू कितना 1500, मतलब टोटल महिला को कितना मिला 1500। और 16 का वैल्यू कितना 1600, टोटल बच्चा को 1600 रुपये मिला है। जोड़ लीजिए 1200 1500 1600 4300 रुपये बट गया। अब हमसे पूछा है कि कितना पुरुष कितना महिला और कितना बच्चा, कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखो। एक पुरुष को 6 रुपया मिला भाई, टोटल पुरुष को 1200 मिला और एक पुरुष को 6 मिला। तो अगर हम टोटल पुरुष को जितना पैसा मिला उसको एक पुरुष को जितना पैसा मिला उससे भाग दे दें, तो भैया 1200 बट्टा 6, 6 दूना 12, मतलब 6 दूना 12, मतलब कितना रुकिए कहीं पे हम रेशियो लेने में गलत कर दिए क्या, एक मिनट। हाँ ठीक 6 दूना 12, ठीक है, मतलब एक को 200 मिला, ठीक। और प्रत्येक महिला को 5 मिला है और टोटल 15 मिला है, भागा 5 मतलब 300 मिला है, ठीक है। और यहाँ पे 16 है ना, भागा 4 मतलब 400 मिला। ये 200 और 300 और 400 क्या है, बहुत फोन आता है। ये 200 300 और 400 क्या है, देखो भाई ये 200 और 300 400 क्या है भाई, 1200 रुपया पुरुष को मिला, ये ना एक आदमी को मिला है, ये एक आदमी को मिला है। ये दूसरा सवाल का रेशियो ले लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे रेशियो है ना, सॉरी। तो भाई इनका रेशियो क्या हो गया 2:3:4। ये किसका रेशियो है, संख्या का अनुपात है, पुरुष महिला और बच्चों के संख्या का अनुपात है। कैसे निकला, कुल पुरुष को 1200 मिला और एक पुरुष को 6 मिल रहा है, तो कितना पुरुष है, तो भैया अनुपात आया 200। कुल महिला को 1500 मिला और एक महिला का अनुपात है 5, एक महिला को मिलने वाला धन का अनुपात है 5। देखिए हम अनुपात से अनुपात ले लिए हैं, एक्स वाई कुछ नहीं माने तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो रेशियो मिला ना, ये व्यक्तियों की संख्या का रेशियो मिला, मतलब इतना पुरुष इतना महिला और इतना बच्चा। अनुपात क्या मिला 2:3:4। भैया टोटल कितना है 45 व्यक्ति है, तो 4 और 3 7 और 2 9 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू 5, तो 5 दूना 10 पुरुष, 5 तिहाई 15 महिला और 5 चौके 20 बच्चा। यही संख्या है। देखिए टोटल 45 है, 20 और 15 35 और 10 45। यही हमसे पूछा गया था। थोड़ा सा घुमावदार सवाल था लेकिन आसान था, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। अब देखो भाई इसमें 2-3 सवाल एकदम इजी है। एक तो कैलकुलेशन वाला है, जोड़ घटाव गुना भाग, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी का सवाल बहुत आसान है, ठीक है। इस सवाल को देखो कहता है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई के अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। समझना बात को, 2 अंकों की संख्या में इकाई के अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। पहला स्टेटमेंट, यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। हम आपको क्या बताए हैं कि जब हमसे ओरिजिनल संख्या पूछे तब तो सवाल को ऑप्शन से ही बनाएंगे, इसीलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए, इसमें ऑप्शन दिए। मूल संख्या पूछा है और ऑप्शन में ही कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे 4 संख्या है, 23, 35, 47 और 59। पहला कंडीशन देखो, 2 अंकों की संख्या में इकाई के अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है, तो भैया इकाई का अंक 3,
ढाई का अंक 2, 2 का 2 गुना 4 से 1 कम है 3, पहला कंडीशन सेट कर गया। यहाँ 5 है 3 है, तो यहाँ 5 है 3 है, तो भैया ढाई का अंक 3, 3 दूना 6, 6 से 1 कम है 5, यहाँ भी सेट कर गया। यहाँ पे 4 दूना 8 से 1 कम है 7, यहाँ भी सेट कर गया। 5 दूना 10 से 1 कम है 9, पहला कंडीशन चारों में सेट कर गया। अब दूसरा कंडीशन देखो, यदि अंकों को बदल दिया जाए, मतलब 23 को 23 को 32 बना दें, 35 को 53 बना दे और 47 को 74 बना दे और इसको 95 बना दे, तब नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। अब देखो, ये हमारा हुआ नया वाला संख्या, ठीक, ये हमारा हुआ नया वाला संख्या और ये हमारा मूल संख्या, इनका अंतर देखो। तो भैया 23 और 32 में कितना का अंतर है? तो सर 7 और 2 9 का अंतर है। इनका अंतर 9 है। क्या 9 23 से 20 कम है? नहीं, ये गया। 35 और 53 में कितना का अंतर है? 15 और 3 18 का अंतर है। क्या 35 18 से 20 कम है? नहीं, ये भी गया। 47 और 74 में कितना का अंतर है? तो भाई 47 और 74 में कितना का अंतर है? तो 3 और 24 27 का अंतर है, 27 का अंतर है। क्या 27 47 मूल संख्या से 20 कम है? जी है। ले आंसर। कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा की बात। तो ऐसा सवाल ना भाई मेरे भाई हमेशा ऑप्शन से बनाना। जब आपसे मूल संख्या पूछे, 4 ऑप्शन में कोई एक ही हमारा उत्तर होता है। ये देखिए आखिरी के 2 सवाल है, बाकी के 3-4 सवाल एकदम निहायत ही आसान है, आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है। देखिए कहता है कि 80 लीटर का बर्तन दूध और पानी से भरा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बर्तन से 60% दूध और 40% पानी निकाल लिया जाता है, ठीक है, निकाल लिया जाता है और पाया जाता है कि बर्तन 55% खाली हो गया। तो निकाला गया 3% दिया गया है, 60 दूध निकाले, 40 पानी निकाले और बर्तन से 55% बाहर निकला, दोनों मिला के, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड लगा देना है। दूध और पानी की आरंभिक मात्रा ज्ञात करिए। ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई 60 निकाले दूध और 40 निकाले पानी और टोटल दोनों मिला के कितना निकला? 55। तो मेरे भाई आपका यहाँ पे 40 यहाँ से आया 15 और यहाँ से 5, क्या रेशियो हो गया? 3:1। 3 और 1 4, इसी 4 का वैल्यू 80 दिया है क्या? तो 1 का वैल्यू कितना? 20 लीटर। तो 3 का वैल्यू कितना? 60 लीटर और 1 का वैल्यू 20 लीटर, मतलब 60 लीटर दूध था और 20 लीटर पानी था। यही काम तो करना था और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था आपको, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, कहता है कि 3 आदमी ABC, टाइम इन वर्क से बहुत सवाल आपको बताए हैं। 3 आदमी ABC क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो पहले टोटल काम के लिए LCM ले लेते हैं। तो 10, 12 और 15 का LCM कितना? बोले 60 गुरुजी। A करता है 10 दिन में, B करेगा 12 दिन में और C अकेले करेगा 15 दिन में। सबका LCM कितना? 60। 10 दिन में 60 काम, हर दिन 6 काम, यहाँ हर दिन 5 काम, यहाँ हर दिन 4 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि ABC काम शुरू करते हैं, सभी काम शुरू करते हैं, ठीक है, ABC काम शुरू करते हैं सब, और 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है। देखो छोड़ने का सिलसिला 2 दिन बाद चालू हुआ, मतलब 2 दिन तक सब लोग साथ में काम किया है। तो भैया 2 दिन तक ये ABC तीनों हर दिन कितना काम करेगा? तो 6, 5, 11 और 4 15 काम एक दिन में, तो दूसरा दिन में 15 काम, मतलब 2 दिन में 30 काम। मतलब ये लोग ना साथ में 30 काम किया, कितना बचा? 30 काम बचा। अब क्या हुआ कि A छोड़ के चला गया, A छोड़ के चला गया और 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है। तो भैया A सब 2 दिन काम किया, A काम छोड़ के चला गया और अगले 2 दिन बाद C भी छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब B और C अगले 2 दिन तक साथ में काम किए। तो B और C एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 18। तो 30 में 18 काम करके गए, कितना काम बचा? 12 काम बचा। अब C छोड़ के चला गया, अब 12 काम बचा और ये 12 काम करेगा कौन?
ये 12 काम करेगा बी, ये 12 काम करेगा बी। तो बी हर दिन कितना काम करता है? 5 काम। तो पहला दिन करेगा 5 काम, दूसरा दिन करेगा 5 काम, 10 काम हो गया। कितना काम बचा? 2 काम बचा। 12 में 2 काम बचा। और ये हर दिन कितना कर सकता है? 5 काम। मतलब लास्ट दिन ये 2/5 काम करेगा, 2/5 दिन काम करेगा। पूछा है कि काम कितना दिन तक चला। देखो 2 दिन तक सब साथ में काम किया, 2 दिन बी और सी काम किया, और 2 दिन बी अकेले काम किया। तो टोटल कंप्लीट डेज में काम कितना चला? 6 दिन। और अंतिम दिन बी जो है 2/5वां हिस्सा काम किया, दिन का 2/5वां हिस्सा में काम खत्म कर दिया। मतलब 6 सही 2/5 दिन टोटल काम चला आपका। एकदम आसान सवाल था, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट 2। अगले दिन टेस्ट 3 लेके आपके सामने आएंगे, उसी तरीक़ा से टेस्ट 4 लेके आएंगे। और आप लोग को हम क्या बोले हैं कि टेस्ट को शेयर मारो, कोर्स को थोड़ा शेयर मारो, चैनल को शेयर मारो, टेलीग्राम चैनल को शेयर मारो। देखो हर एक जगह से अगर आपको शेयर करने में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको कंटेंट गलत मिल रहा है तो आप लिखिए ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लिखिए। बहुत लोग तो फ़ोन से बतियाते हैं हमसे कि भाई सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। हम लोग उसको गाइड करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो शेयर करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में कंजूसी काहे करते हो? समझे बात को? तो ये काम आपके ऊपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।